ब्राह्मणवाद क्या है आपकी नजर में? जो ऊंच नीच में जन्म के आधार पर ऊंच नीच को सही मानता हो कि ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ होते हैं, ये ब्राह्मणवादी विचारधारा है। ब्राह्मणवाद क्या है आपकी नजर में? मेरी नज़र में अगर हम ये मानते हैं कि ब्राह्मण ही सबसे श्रेष्ठ होते हैं और जो है सब कुछ पे पहला हक उन्हीं का होना चाहिए, ये ब्राह्मणवादी विचारधारा है। जो ऊंच नीच में जन्म के आधार पर ऊंच नीच को सही मानता हो और उसी के आधार पर लोगों के साथ व्यवहार करता हो, जो ये समझता हो कि अगर आप ब्राह्मण नहीं हैं तो आप जो है कुलीन नहीं हो सकते हैं, आपके पास ज्ञान नहीं हो सकता है, आप जो है अच्छे पोजीशन पे नहीं जा सकते हैं, ये ब्राह्मणवाद है। लेकिन हर ब्राह्मण ऐसा नहीं होता। दूसरा कि अब हम जो है इस जीवन में अभी हम बाहर जाएंगे, पेट्रोल भराएंगे, मोबाइल रिचार्ज कराएंगे तो पैसा देंगे, तो पूंजी का इस्तेमाल हम अपने जीवन जीने के लिए कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं हम पूंजीपति हैं, ठीक है ना। और पूंजीपति कोई है फिर भी अगर वो ये मानता है कि पूंजी के आधार पे ही हर चीज़ का निर्धारण नहीं होना चाहिए, तो एक पूंजीपति भी जरूरी नहीं पूंजीवादी हो, ये फर्क होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ। एंगल्स के पास फैक्ट्री थी, पूंजीपति थे, लेकिन पूंजीवाद के खिलाफ जो किताबें लिखी गई उसको छापने में मदद किया उन्होंने, मार्क्स का। तो इस देश में बहुत सारे ऐसे प्रगतिशील ब्राह्मण हुए हैं जो इस ऊंच नीच के खिलाफ लड़े हैं। मुझे लगता है कि आज के दौर में चाहे मीडिया हो या नेता, अधिकतर को मैं देख रहा हूँ जो दलितों या वंचितों की बात करते हो ब्राह्मण हैं। नहीं, मैं स्पेशली ये भी एक जनरलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वाद जब कोई कहे ना तो इसका फर्क समझना चाहिए। उसका फर्क ये है कि आप ना उस पूरी की पूरी कम्युनिटी को नहीं एब्यूज कर रहे हैं, उसमें उस कम्युनिटी के पहचान के आधार पर जो अपना राजनीतिक और आर्थिक हित साधना चाहते हैं आप उसको टारगेट कर रहे हैं। और इसको बहुत खूबसूरत तरीके से फूले साहब ने समझाया था। आप जानते हैं कि उन्होंने सत्यशोधक समाज बनाया था और सत्यशोधक समाज ने कहा कि जो है अब हम शादी ब्याह जो है ना खुद से ही करेंगे। तो जो है जो ब्राह्मण लोग उनके स्कूल का विरोध कर रहे थे वो कोर्ट में चले गए, मुकदमा चला तो जो है उस पर वकील ने जो है दलील दिया। तो जो ब्राह्मण की तरफ से, जो पुजारियों की तरफ से वकील थे, उन्होंने दलील दिया ये हमारा पेशा है, ये जो है हमारा जो है काम हमसे छीन रहे हैं। तो जो है काउंटर में जो है फूले जी ने आर्गूमेंट दिया कि आप दाढ़ी बना के आए हैं? बोला हाँ। किस चीज़ से बनाया है? रेजर से बनाया है। तो बोले आप जो है नाइयों का जो है पेशा जो है उनका काम उनसे छीन लिया है, आपने उनको मेहनताना दिया है, काम नहीं तो मेहनताना नहीं। कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया। उसके बाद फूले जी का एक स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर हुआ। उन्होंने कहा कि माली द्वारा घर घर फूल पहुंचाना उसका पेशा है, लोहार द्वारा लोहे का काम करना उसका पेशा है, बढ़ई द्वारा लकड़ी का काम करना उसका पेशा है। आप बताओ ब्राह्मणों के द्वारा पूजा कराना पेशा है कि धर्म? इतना स्पष्ट कर दिया। कई बार वही हमको लगे पहचान को आधार बना करके जब राजनीतिक और आर्थिक हित साधने के लिए भावनात्मक मुद्दों को उछाला जाता है, उसको हमको फर्क समझना चाहिए। वो एक वाद है। कोई किस कुल में पैदा ले लिया वो आपके हाथ में, आप ब्राह्मण होंगे कि दलित होंगे आपके हाथ में थोड़ी है। तो इस आधार पे अगर डिस्क्रिमिनेशन खराब है, सही बात है, मैं सहमत हूं तो ना किसी दलित के साथ डिस्क्रिमिनेशन करो, ना किसी ब्राह्मण के साथ डिस्क्रिमिनेशन। इटावा वाले विषय पर बड़ी गाली खाई थी। इटावा वाले विषय मैंने बहुत तीखा बोला था, तो सबसे ज्यादा हमको ब्राह्मणों ने गिराया था। ये अलग बात है कि बिहार वालों बोला था, दूसरी साइड वालों ने गिराया जो वहां सपोर्ट कर रहे थे। और मुझे रियलाइज हो जिसके लिए बोलो तो कभी एक पक्ष जो पीड़ित होता है वही बाद में प्रताड़ित बन जाता है। वही परमुटेशन कॉम्बिनेशन याद रखिएगा, वही होता है, वही काम करता रहेगा। आज जो तारीफ कर रहा हो कल गाली दे रहा है, जो कल तारीफ कर रहा था वो आज गाली दे रहा है। तो मैंने कहा ये भी अच्छा एक दौर है, चलता रहना चाहिए। लेकिन अपने व्यवहार को एक सिद्धांत पे टिका करके अनवरत नितांत भाव से चलते रहना है, उस कमल की तरह जो रहता कीचड़ में है लेकिन कीचड़ नहीं होता है। इस देश में कौन सी सरकार है जिसका रोल मॉडल आप लोग पेश करोगे बिहार चुनाव में कि हमको वोट क्यों दो? क्योंकि बीजेपी अपना कर रही है, आज भी जैसे वो बहुत सारे उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ रही कि वो जीत भी रहे हैं और उनके अपने दावे हैं कि हम चीजें बेहतर कर रहे हैं। आप देखिए एक तो हो गया क्रिटिसाइज करना, मैं अगर पॉजिटिव बात करूं, किसका रोल मॉडल पेश करोगे? बात में ये है कि देखिए सरकारें हमारी ज्यादा जगह नहीं है, जहाँ सरकारें हैं उसमें से कुछ चीज़ों को हम पिक एंड चूज करेंगे। हेल्थ पॉलिसी हम चाहेंगे कि राजस्थान का इम्प्लीमेंट हो, और गहलोत साहब जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, वो इतना बेहतरीन मॉडल लेकर के आए कि गरीब से गरीब इंसान भी बिना इलाज का नहीं जान गंवाएगा। बेहतरीन हेल्थ मॉडल है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो हमने कहा पहचान के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है,
अभी कर्नाटक की सरकार जो है रोहित वेमुला एक्ट लागू करने जा रही है। उस तरह के डिस्क्रिमिनेशन कैंपस में जो होते हैं उसको रोकने के लिए वो एक्ट लेकर के आएंगे। और वेलफेयर का जो मॉडल है, चाहे वो तेलंगाना में हो या कर्नाटक में हो, जो हम कह रहे हैं कि सरकार जो रेवेन्यू कलेक्ट करती है, तो आप बड़े कॉरपोरेट का कर्जा माफ़ करते हैं, 16 लाख करोड़ आपने कर्जा माफ़ कर दिया, तो 2, 4, 10, 50 लोगों को जो है ना आप लाखों करोड़ दे देते हैं। वो पैसा जो है थोड़ा ट्रिकल डाउन कीजिए, पब्लिक में लेकर के जाइए थ्रू वेलफेयर स्कीम, और थ्रू जो है आप हेल्प कीजिए, फिनेंशियल असिस्टेंस कीजिए, ताकि रोजगार पैदा हो, छोटे उद्योग धंधे बेहतर हों, ज़्यादातर लोगों को रोजगार मिले और पलायन जैसी समस्या से जो है बिहार बच सके। तो रेवेन्यू का 2 हिस्सा है, एक हिस्सा आप वेलफेयर स्कीम के तहत डेवलपमेंट कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, और दूसरा जो है आप फिनेंशियल असिस्टेंस जो है वो हेल्प प्रोवाइड कीजिए। तो वेलफेयर के जो स्कीम्स हैं जो अभी कर्नाटक में चल रहे हैं या तेलंगाना में चल रहे हैं, वो हम वहाँ से लेकर के आएंगे। और बिहार की जो स्थिति है, जो वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन है, जो रिसोर्सेज है, उसके आधार पे फिनेंशियल असिस्टेंस का क्या मॉडल बन सकता है, उसको तैयार करने की कोशिश बट मेरे मन में एक सवाल आ रहा था, क्योंकि मैं कर्नाटक भी पढ़ा, मैंने तेलंगाना भी पढ़ा, रेड्डी साहब मेरे पिछले चैनल में उन्हें एक इंटरव्यू भी दिया था, काफ़ी वायरल हुआ था वो। हिमाचल ही पढ़ा मैंने। ज़्यादातर जगहों पर जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, जो दिल्ली चुनाव में मैंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों से चढ़कर पूछा भी था कि जो ये फ्री आप कर रहे हो, इलेक्शन के टाइम में तो आप कर देते हो, पर जैसे ही सरकार बनती है आप पैसों का रोना शुरू कर देते हो। हिमाचल में भी आर्थिक संकट है। देखिए उसमें मैंने तेलंगाना में भी डिजास्टर का एक बहुत बड़ा रोल है। तेलंगाना में मैंने रेड्डी साहब का भी स्टेटमेंट सुना कि जो कर्ज 2014 में 72,000 करोड़ था, अब वो 6.71 लाख करोड़ हो गया, क्योंकि पिछली सरकारें जो हैं, नहीं, वो तो ओवरऑल देश की सरकार का कर्ज जो है 1.5 लाख करोड़ नहीं, हो उसके अलावा भी उन्होंने कहा कि हर महीने 18,500 करोड़ कमाते हम हैं, जिसमें 6,500 करोड़ में वेतन जाता है, 6,500 करोड़ कर्ज में जाता है, इसके बाद केवल 5,000 करोड़ बचते हैं, जिससे सारी योजनाएं इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही। उन्होंने कहा मेरा भी पैसा काट लोगे तो भी इतना पैसा नहीं है। हिमाचल में भी इश्यूज और ज्यादातर स्टेट्स में आए। तो ये जो फ्री, मैं फिर पूछ रहा हूं आपसे, ये मैंने देखिए, अरविंद, तीनों मैं एक के बार मॉडल- एक क्वेश्चन कंप्लीट कर करूं। लीजिए। मैंने अरविंद केजरीवाल से भी पूछा था ये कि क्यों ना इस देश में हेल्थ और एजुकेशन ये फ्री करके बाकी सब चीज खुद से करनी दी जाए। क्यों इसमें लालच हो कि मैं तुम्हें ये दूंगा तुम मुझे ये दो? नहीं, ये एक मॉडल हो सकता है। क्योंकि मेरा मानना है जीने का हक दे दीजिए कि आपका इलाज हो जाएगा, और पढ़ने का दे दीजिए, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। आप कह रहे थे राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। देखिए ये एक मॉडल हो सकता है, तो फिर ये क्यों काफी नहीं हो रहा? काफी एफिशिएंट मॉडल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम बस इसमें एक करेक्शन ऐड कर रहे हैं कि 3 राज्य का आपने नाम लिया, तीनों जगह की गारंटी जो आप कांग्रेस को देखेंगे ना वो सिमिलर नहीं है। जैसे एक सबसे बड़ा अंतर आपको बताते हैं, हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हुआ है, कर्नाटक में नहीं लागू हुआ, ना गारंटी में था। यही लॉजिक था। वहाँ फौजी ज्यादा हैं, उनका मसला बड़ा था ये। नहीं, वो इसलिए कि आपको ना स्टेट स्पेसिफिक वेलफेयर मॉडल लेकर के आना पड़ेगा। इसीलिए आप जो हमसे सवाल पूछे तो हमने कोई ब्लैंकेट एक स्टेट का एग्जांपल नहीं दिया। जैसे हमने आपको आपने कहा कि यहाँ से ये उठा लो, यहाँ से उठा लो। हमने स्पेसिफिकली कहा कि अगर हमको हेल्थ मॉडल लेना होगा तो हम राजस्थान का लेंगे, जो बेस्ट है। जो बात आप कह रहे हैं उससे हमारा एग्रीमेंट है कि आप एजुकेशन और हेल्थ अगर कर दो तो बहुत काम आप कर चुके हैं। ये एक बेहतर मॉडल हो सकता मतलब है इसमें बिहार के फिर केस सबको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जिसको अपना बदलना बदल लेगा। बिल्कुल, ये एक बेहतर मॉडल हो सकता है बिहार के केस में। देखिए बिहार में जब आप रिसोर्स की बात करेंगे, सबसे बड़ा रिसोर्स ही तो ह्यूमन रिसोर्स है। इसीलिए तो इकोनॉमिक पॉलिसी ऐसी बनाई जाती है कि उसके ह्यूमन रिसोर्स को ही एक्सप्लॉइट किया जाता है। क्यों बिहार को लेबर फैक्ट्री बना करके रखा गया है? देश भर में जो है सस्ते मजदूर जो हैं वो वहाँ से पलायन करके पहुँचाए जाते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स को अगर ठीक से मैनेज किया जाए, जैसे पढ़ने के लिए बिहार का स्टूडेंट कोटा जा रहा है, फिर वहाँ जो है पैसा खर्च करे, फिर जो है कहीं इंजीनियरिंग करने के लिए दूसरे राज्य में जाए। हम कह रहे हैं कि पढ़ना ही है ना। जब स्टूडेंट बिहारी, टीचर बिहारी, तो कोचिंग क्यों बाहर होगा? वहीं कोचिंग हो, वहीं लोग पढ़े, वहीं इंजीनियरिंग कॉलेज हो, वहीं इंजीनियर बने, वहीं पे जो है अरे कंप्यूटर ले करके, लैपटॉप ले करके अमेरिका के लिए ही काम करना है तो जो गुड़गांव में काम कर सकते हैं वो तो मुजफ्फरपुर में भी बैठ के कर सकते हैं। बिहार में अभी जो नेता लोग हैं जितने हैं, आपको इंडिविजुअल लेवल पर, मैं कांग्रेस के नेता से सवाल पूछ रहा हूँ, कन्हैया से पूछ रहा हूँ, सबसे ज्यादा उम्मीद किस में दिखती है? देखिए बिहार, ईमानदारी से बोले ये बात, हम ये बात घुमा नहीं रहे। बिहार जिस तरह की इंट्रेंस्ड पॉवर्टी और डिस्पैरिटी और लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज का शिकार है ना,
एकदम ऑनेस्टली बोल रहे हैं। एक अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता है, हम भी नहीं कर सकते, ये सच बात है। एक टीम बनानी पड़ेगी, एक कलेक्टिव एफर्ट लगेगा, तभी जा कर के ये 14 करोड़ पॉपुलेशन वाला राज्य, जहाँ 40 लोकसभा सीट हैं, 243 विधानसभा सीट हैं, एक बिहारी जो बाहर जा कर के ओवर परफॉर्मिंग होता है, वो अपने जगह पे क्यों नहीं परफॉर्म कर पाता है? उससे अगर निकालना है तो एक इंफ्रास्ट्रक्चरल रिवैम्पिंग, एजुकेशन और हेल्थ की जो है बेटर जो है अवेलेबिलिटी, और ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट, ये कलेक्टिव एफर्ट लगेगा। अच्छा एक बात बताइए, मुझे इंजीनियरिंग आती ही नहीं है, तो सिर्फ मेरा एफर्ट काम करेगा? नहीं करेगा। लॉ बनाना है तो हमको एक लॉयर की ज़रूरत पड़ेगी। आज के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसको समझने वाले जो लोग हैं, एक उसके प्रोफेशनल की टीम लगेगी, और सर्वगुण संपन्न 3600 गुण, ठीक है ना, एक व्यक्ति में नहीं हो सकता। ठीक है, एक कलेक्टिव एफर्ट लगेगा।